हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ये थर्ड वीडियो है हम लोग का। फर्स्ट 2 वीडियोस में हम लोग काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे ये फर्स्ट 4 टॉपिक्स था जो हम लोग वीडियो नंबर 1 में कंप्लीट कर लिए थे, और उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कंप्लीट हो गया था, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग साइकिल हो गया था, और ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस कंप्लीट हो गया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग बचे हुए टॉपिक्स जैसे कि एक तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग बच गया हमारा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये सब टॉपिक बच गए। तो कितना टॉपिक हो गया? 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हम लोग का जो बच गया, ये इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग से। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ठीक है, अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अकाउंटिंग का बुराई किया जा रहा है कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट in spite of the fact that most transactions are recorded on the basis of evidence, yet some estimates are also made for ascertaining profit or loss। यानी कि हम लोग कुछ एस्टिमेट भी करते हैं। इसी कारण से बोला जा रहा है कि अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग में ठीक है ज्यादातर ट्रांजेक्शन, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन तो हम लोग को एविडेंस के बेसिस पर ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, बिना एविडेंस के ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड नहीं होगा। बट कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग को क्या करना होता है, अकाउंटिंग में कुछ एस्टिमेट लेकर के भी काम करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल estimating the useful life of an asset, providing for doubtful debt, नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये ऐसे तो डिटेल में आगे समझ में आएगा, बट हल्का फुल्का यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं, देखते हैं अगर आपको समझ में आ जाता है तो। आगे चल करके हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एसेट को अगर आप यूज करोगे बिजनेस में, कोई भी फिक्स एसेट है, जैसे कि आपके बिजनेस में आप जो फर्नीचर यूज कर रहे हो, प्लांट एंड मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो, उसको ओवर टाइम अगर आप बिजनेस में यूज करोगे तो उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो जब हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग वहां पर एसेट का जो लाइफ है, एसेट कितने साल तक चलेगा, वो अपना एस्टिमेट लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरे पास फर्नीचर है, मेरे ऑफिस में कुछ फर्नीचर लगा हुआ है। ठीक है, फर्नीचर का वैल्यू है सपोज करो 10 लाख रुपए का। ठीक है, और इसका हम लोग लाइफ एस्टिमेट किए, ये कितने साल तक चलेगा, 5 इयर्स तक हमको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब 10 लाख रुपए का आप खर्चा किए हो फर्नीचर के ऊपर, जिसका बेनिफिट आपको ओवर 5 ईयर तक मिलेगा। तो आपका हर साल का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, अगर 10 लाख रुपए का खर्चा का बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलेगा, तो हर साल का आपका खर्चा कितना बन गया, 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो अब ये 2 लाख रुपए आंसर आया, वो किस पे डिपेंड किया, 10 को आप किससे डिवाइड किए, 5 से। तो अगर हम यहाँ पर लाइफ को चेंज करें, 5 साल की जगह 10 साल कर दे, या 5 साल की जगह इसको 2 साल कर दे, तो मेरा डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज कई बार हम लोग को क्या करना होता है, एस्टिमेट करना होता है। तो उसमें एक एग्जांपल लेकर के समझाया गया है कि जब हम लोग एसेट का यूजफुल लाइफ को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो वहां पर फिर अगर हम लाइफ को चेंज कर देंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज आएगा। और डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस के लिए एक तरह से क्या होता है, एक्सपेंस माना जाता है। तो अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा तो एक्सपेंस का अमाउंट चेंज हो जाएगा, और अगर एक्सपेंस का अमाउंट चेंज होगा तो आपके प्रॉफिट पर उसका इंपैक्ट पड़ने लगेगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब ये प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब समझो क्या होता है। हम लोग अपने बिजनेस में जब गुड्स सेल करते हैं तो कुछ सेल तो कैश पर भी होता है, और कुछ हम लोग अपने जान पहचान वालों को क्रेडिट में भी सेल कर देते हैं, मतलब उधार में भी सेल कर देते हैं। अब सोचो अगर आप किसी को उधार में माल बेचोगे तो वहां पर पैसा डूबने का चांस है। इंडिया में रहते लोग उतने ईमानदार तो है नहीं, तो अगर आप उधार में माल बेचोगे तो वहां पर पैसा डूबने का चांस भी रहेगा। तो यहाँ पर एक रिस्क है। तो जहां पर रिस्क रहता है वहां पर हम लोग एक प्रोविजन बना करके चलते हैं। प्रोविजन मतलब क्या, कि अगर पता है कि फ्यूचर में नुकसान होने वाला तो उसके निपटने के लिए आज ही थोड़ा सा पैसा क्या करो, साइड करके चलो। तो अब कितना नुकसान लगने वाला है, मतलब कितने लोग ऐसे होंगे जो आपका पैसा मार लेंगे, पैसा नहीं देंगे, तो वो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ परसेंटेज अमाउंट क्या करते हो, साइड कर लेते हो अपने प्रॉफिट से। तो फिर वो भी एक तरह से एस्टिमेट ही है। अगर मेरे को लग रहा है कि 10% पैसा डूब जाएगा, चाहे 5% पैसा डूब जाएगा, तो वहां पर जो हम प्रोविजन बना करके चलेंगे वो एस्टिमेटेड बेसिस पर ही बनाएंगे। थर्ड इसका एग्जांपल लिया गया नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि सपोज करो हम लोग जो भी गुड्स परचेज करते हैं अपने बिजनेस में रीसेल करने के पर्पस के लिए, उसमें जरूरी तो नहीं है कि पूरे साल भर में हमारा सारा स्टॉक बिक जाए, सारा गुड्स बिक जाए। कुछ गुड्स हो सकता है ईयर एंड पर बच जाए, जो बिकेगा नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, मींस अनसोल्ड गुड्स जो हमारे ईयर एंड पर बच गया। ठीक है, तो अब उसका आपको वैल्यूएशन करना होता है। इसके लिए आप एक प्रिंसिपल सीखोगे कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस पर या नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस या नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है,
तो अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तो वो है जितना हम लोग पे करके आए, सामान को खरीदने के लिए जितना पेमेंट किए वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि आज मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसका क्या वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टेशनरी का काम है, तो ये जितने भी सपोज करो मार्कर्स है, ठीक है, ये जितने भी सपोज करो मेरे पास हाईलाइटर है, ठीक है, मेरे पास इसका स्टॉक बचा हुआ है, तो इसका वैल्यूएशन हमको करना होगा, या तो इसका कॉस्ट प्राइस लेंगे या तो इसका एनआरवी लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस तो हमको पता होगा बिकॉज जितना पेमेंट किए वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया होगा, बट इसका एनआरवी कहां से पता चलेगा कि आज इसको अगर हम मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसका कितना मिलेगा, वो तुमको एस्टिमेट करना होगा। तो यहाँ पर भी एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। तो बस अपना याद रखना कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। उसका रीजन क्या है कि हम लोग अकाउंट्स में कई बार जरूरत पड़ने पर क्या करते हैं, एस्टिमेट ले लेकर के काम चलाते हैं। दूसरा लिमिटेशन क्या है, दूसरा कमी क्या है अकाउंट्स में, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। हाँ, बिकॉज हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि हम लोग अपने बिजनेस में जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, मतलब जिनको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है। और किसी भी चीज को क्वालिटी को मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो हम लोग जितने भी क्वालिटेटिव आइटम्स है उन सबको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। Since the accounting is confined to the monetary matters only, the qualitative elements like quality of the management, quality of labor force, public relation, इन सबको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब सोचो ना, मेरा मैनेजमेंट जितना ज्यादा कंपिटेंट होगा, जितना ज्यादा कैपेबल होगा, वो उतना ज्यादा मेरे बिजनेस को हायर, मतलब जितना ज्यादा मेरा मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा कैपेबल होगा, जितना ज्यादा कंपिटेंट होगा, वो उतना अच्छा डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा मेरे बिजनेस के लिए, तो उतना ज्यादा मेरे बिजनेस को फायदा पहुंचा रहा होगा। बट स्टिल हम अपने मैनेजमेंट के क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते मनी के टर्म्स में, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द लेबर फोर्स, मेरा लेबर फोर्स जो वर्कर्स मेरे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, जितना मेहनत से वो काम करेंगे, जितने लगन से काम करेंगे, जितने ईमानदारी से काम करेंगे, उसी पर मेरे बिजनेस का प्रॉफिट डिपेंड करता है। बट स्टिल हम लेबर फोर्स के क्वालिटी को इग्नोर करते हैं। पब्लिक रिलेशंस, इन सबको हम क्या करते हैं, इग्नोर करके रखते हैं। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हम जो प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हैं मार्केट में, उसका क्वालिटी, तो क्वालिटी को भी मनी के टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता है। तो इन सारे क्वालिटेटिव बात को हम क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है बिकॉज हम कभी कभी एस्टिमेट लेकर के काम चलाते हैं। अकाउंटिंग में हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं। थर्ड लिमिटेशन क्या है, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम बायस, मतलब पक्षपात, ठीक है। इन मेनी सिचुएशंस द अकाउंटेंट हैज टू मेक अ चॉइस, अकाउंटेंट को कुछ चॉइस करना पड़ता है आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। एग्जांपल, चॉइस इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, SLM और WDV। अब देखो यहाँ पर बस ये सुन लो, ठीक है, क्योंकि हम लोग को डेप्रिसिएशन चैप्टर जब पढ़ना है डिटेल में तब वहां जाकर के समझ में आएगा। अभी बस ये समझो कि एक डेप्रिसिएशन चैप्टर है और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का दो मेथड होता है, SLM और WDV। तो भैया कंपनी का अकाउंटेंट तो वही मेथड फॉलो करेगा जिससे मतलब अकाउंटिंग करने में फायदा हो, ठीक है। तो हम लोग तो वही मेथड फॉलो करेंगे जिससे अपने को क्या हो, फायदा हो। चॉइस इन द, और क्या है एग्जांपल, चॉइस इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन SLM WDV, चॉइस इन द मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इन्वेंटरी वैल्यूएशन मतलब अपने स्टॉक का वैल्यूएशन करने का भी दो मेथड होता है, एक होता है फीफो, एक होता है लीफो। तो अपने तो वही मेथड अप्लाई करना चाहेंगे जिससे अपने कंपनी को क्या होगा, फायदा होगा। सिंस द सब्जेक्टिविटी इज इनहेरेंट इन पर्सनल जजमेंट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर देयरफॉर नॉट फ्री फ्रॉम बायसनेस। तो पक्षपात होता है क्योंकि अपने फायदे के हिसाब से हम लोग मेथड चूज करेंगे। फोर्थ लिमिटेशन क्या है, इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस, अपने प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करते हैं। प्राइस लेवल चेंज का ऐसे समझो ना, मतलब आज से 10 साल पहले जो 100 रुपए का वैल्यू होगा, क्या आज भी 100 रुपए का वैल्यू वही है, नहीं। इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स prepared on historical cost, in case of financial statements prepared on historical cost, the fixed assets are shown in the balance sheet at a historical cost less depreciation। अब देखो यहाँ पर आपको एक एक टर्म ऐसे भी नहीं पता है, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब भी नहीं मालूम, यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये सब डिटेल में आगे चल करके पूरा सीखना है। अभी आप बस इतना भी याद रख सकते हो कि हाँ अकाउंटिंग में प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करते तो भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज आगे जाकर के ये सब चीज हम लोग को सीखना ही होगा, ठीक है। बट कोशिश करते हैं यहाँ पर भी अगर आपको समझ में आ जाए तो। हम लोग जब अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताए थे दो होता है, एक ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं अपने बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए, और एक बैलेंस शीट बनाते हैं अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। तो ये दोनों हम लोग बनाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। नाउ व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सपोज करो अगर हम कोई फर्नीचर या कोई सपोज करो हम अपने बिजनेस करने के लिए कोई जमीन परचेस किए थे 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए का, अपने बिजनेस करने के लिए कोई जमीन परचेस किए थे आज से 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए का, तो अपने उस समय 1 करोड़ रुपए का पेमेंट किए थे तो उसका अपने पास एविडेंस होगा, तो हम लोग उसका रिकॉर्डिंग भी कितने पर किए होंगे, 1 करोड़ रुपए में रिकॉर्डिंग किए होंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जितना आपने पेमेंट किया है, जिसका आपके पास एविडेंस है, आप अपने बुक्स में उसको उतने में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स
फिक्स एसेट्स मतलब वो एसेट जिसको आप अपने बिजनेस में यूज करते हो, जो आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जैसे आपके पास जमीन है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास मशीन है, आपके पास फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ये सब हो गया आपके बिजनेस का एसेट्स। आर शोन इन द बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अपने एसेट को यूज करोगे तो उसका जो वैल्यू कम होते जाएगा, तो हम लोग डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने फिक्स एसेट्स को किस पर दिखाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, बट नॉट एट द रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू मतलब आज का वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अपने जो जमीन खरीदे थे वो 1 करोड़ रुपए का था, बट आज के डेट में उसका कीमत अगर मान लीजिए 5 करोड़ रुपया भी पहुंच गया होगा, तो अपने उसको रिप्लेसमेंट वैल्यू पर शो नहीं करेंगे, उसको रिप्लेसमेंट वैल्यू पर शो नहीं करेंगे, अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं, which is often far higher than the value stated in the balance sheet. The analysis of such financial statement will not yield strictly comparable result unless the price level changes are taken into account. तो सिंपल समझ लो ना, अपने अकाउंट्स में क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस फॉलो करते हैं। मींस हिस्टोरिकल कॉस्ट कहने का मतलब कि अगर आपने एसेट पास्ट में खरीदे हैं 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, आज से 10 साल पहले, तो आज भी वो हमारे बैलेंस शीट में कितने का दिख रहा होगा, 1 करोड़ रुपए का दिख रहा होगा। अपने को उसका आज का मार्केट वैल्यू क्या है, आज का रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद लिमिटेशन दिया हुआ एस्टिमेटेड पोजीशन एंड नॉट रियल पोजीशन। आप जो बैलेंस शीट बनाते हो या आप जो अकाउंटिंग करते हो, आपको उससे आपका बिजनेस का सिर्फ एक एस्टिमेटेड पोजीशन पता चल रहा है, आपको रियल पोजीशन अपने बिजनेस का नहीं पता चल रहा है। देखते क्यों? सिंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। अब ये आगे आपको पढ़ना है कि गोइंग कंसर्न बेसिस क्या होता है। गोइंग कंसर्न बेसिस में क्या होता है कि हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस एक इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक फ्यूचर में चलता रहेगा। मींस नियर फ्यूचर में हम लोग अपने बिजनेस को बंद करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मींस चलता है अपना बिजनेस तो फ्यूचर में चलता ही रहेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग गोइंग कंसर्न बेसिस पर मान करके चलाते हैं एज अगेंस्ट लिक्विडेशन बेसिस। दे रिपोर्ट ओनली द एस्टिमेटेड पीरियोडिक रिजल्ट एंड नॉट द ट्रू रिजल्ट, सिंस द ट्रू रिजल्ट्स कैन बी ascertained ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। आप इसका सिंपल सा एक उदाहरण समझ लो कि मान लीजिए मेरे बैलेंस शीट में कई सारे एसेट्स रिकॉर्डेड है, ठीक है, तो हम लोग तो उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर रिकॉर्ड किए होंगे। मान लीजिए मेरे आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा कि मेरे पास बैलेंस शीट में फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर का वैल्यू हम आपको 10 लाख रुपए शो कर रहे होंगे। मेरे बैलेंस शीट में आपको मान लीजिए बिल्डिंग दिख रहा है, 50 लाख रुपए का बिल्डिंग दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यूज हम रिकॉर्ड करके रखेंगे ये हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू रिकॉर्ड हुआ होगा, ठीक है, और हाँ डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देख ले कि अगर आज ही हमको अपना ये बिजनेस को बंद करके जाना है, मान लीजिए आज के डेट में अगर हम ये बिजनेस को बंद करके जाएंगे तो हो सकता है इसका मार्केट में वैल्यू कुछ और हो। ये फर्नीचर जो हम 10 लाख रुपए का रिकॉर्ड करके रखे, इसका मार्केट में मात्र वैल्यू कितना हो, मान लीजिए 2 लाख रुपए मिल रहा हो। हमें बिल्डिंग जो 50 लाख रुपए का रिकॉर्ड करके रखे, इसका मार्केट में वैल्यू मात्र कितना दिख रहा होगा, 30 लाख रुपए का दिख रहा होगा। बट हम लोग इस तरीके से काउंटिंग नहीं करते, हम लोग गोइंग कंसर्न बेसिस पर क्या करते हैं, जितने का मान लीजिए कोई सामान खरीदे हैं तो अपने को तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को बंद करके जाना है नहीं भैया, तो हमको अपने को रिप्लेसमेंट वैल्यू से मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। अपना जब तक ये चल रहा है एसेट्स चलते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग लिक्विडेशन बेसिस पर काम नहीं करते। लिक्विडेशन बेसिस पर अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा, हमको अपने सारे चीजों को आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से शो करना होगा कि आज अगर इसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो हमको ये कितना वैल्यूज जनरेट करके देगा, ठीक है। तो हम लोग लिक्विडेशन बेसिस पर काम नहीं करते, हम लोग किस बेसिस पर काम करते हैं, गोइंग कंसर्न बेसिस पर काम करते हैं। तो ये तो सिर्फ आपको एक एस्टिमेटेड रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला, आपको ट्रू रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। बिकॉज अगर आपको हकीकत जानना है कि आज के डेट में आपका वाकई में पोजीशन क्या है, तब तो आपको हर चीज को किसमें कन्वर्ट करना होगा, आज के वैल्यू के हिसाब से देखना होगा कि अगर आज आपका धंधा बंद होगा, आपका बिजनेस बंद होगा, तो आपको मार्केट में क्या वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको एक एस्टिमेटेड पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है, आपको कोई रियल पोजीशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसके बाद अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग करते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन करना, छेड़छाड़ करना। इट मींस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इन अ वे so as to conceal vital facts को छुपाना, ठीक है। हम लोग इस तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे हैं ताकि हम लोग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो अ बेटर पोजीशन देन व्हाट इट एक्चुअली इज। यानी कि एक्चुअली में हमारे बिजनेस का पोजीशन सही नहीं है, बट स्टिल हम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि नहीं भैया हमारा बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आओ हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। When the management decides to enter wrong figure to artificially inflate or deflate the figures of profit, assets and liability, the income statement fails to provide true and fair view of the financial performance and balance sheet to provide true and fair view of the financial position of the enterprise। एकदम आसान भाषा में समझो कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, जानबूझ करके कंपनी के प्रॉफिट या लॉस को छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है। जानबूझ करके कंपनी का जो मैनेजमेंट है कंपनी के प्रॉफिट लॉस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मींस जो हमारा ट्रू पोजीशन है वो हम नहीं रिफ्लेक्ट करना चाहते, हम उसको क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़
करके लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन, वो पोजीशन दिखाना चाहते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो। ठीक है, अब मान लीजिए कंपनी घाटे में जा रही है और लोगों को पता चल जाएगा कि कंपनी घाटे में जा रही है, तो कोई भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। इनफैक्ट जो लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट भी किए होंगे वो लोग अपने शेयर्स को जल्दी से जल्दी मार्केट में क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, तो फिर तो कंपनी को तो और नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी जानबूझ करके अपने फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो कंपनी का उसको हाइड करती है और लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देती है जिससे कंपनी को क्या हो, बेनिफिट हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग करना, मतलब मैनिपुलेशन करना। आप ऐसे समझ लो, आपको मान लीजिए स्कूल में आपको मार्क्स आया सपोज करो कितना, 39, तो आप क्या करते हो, इस 39 को ऐसे करके क्या बना देते हो, 89 बना देते हो। तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, मैनिपुलेशन करना हुआ। तो ये था हम लोग का लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। पहला पॉइंट, अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं है। अकाउंटिंग में हम लोग कोई भी क्वालिटेटिव एलिमेंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अकाउंटिंग में बायसनेस होता है, पक्षपात किया जाता है। प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करके चलते हैं। ये हम लोग एक एस्टिमेटेड पोजीशन शो करता है, रियल पोजीशन शो नहीं करता है। और हम लोग कभी कभी अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग भी करते हैं अपने फायदे के लिए। तो हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में कौन कौन से यूजर्स है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर्स का मतलब समझो, हम लोग बेसिकली इतना मेहनत करके हो रहे हैं, इतना अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, ट्रेडिंग पेंडल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, इतना झमेला क्यों कर रहे हैं। इतना झमेला इन्हीं लोग के लिए तो किया जा रहा है, यूजर्स लोग के लिए तो किया जा रहा है। बिकॉज कई सारे लोग हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, कई सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आज के डेट में हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है हमारे बिजनेस का। तो इन लोगों तक हमको अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस या पोजीशन जो भी है वो सब इंफॉर्मेशन इन लोग तक शेयर करना होता है, जिसके कारण हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, अब हर लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट है। देखते हैं, यूजर्स में दो है, एक कुछ लोगों को इंटरनल यूजर्स माना जाता है और कुछ लोगों को एक्सटर्नल यूजर्स माना जाता है। इंटरनल यूजर आप घर के लोग समझ लो ना, ओनर हो गए, कंपनी का मैनेजमेंट हो गया, कंपनी के काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज और कंपनी के वर्कर्स लोग हो गए, ये सबको कंपनी का इंटरनल यूजर्स माना जाता है। तब सोचो ओनर क्यों जानना चाहता है, ओनर क्यों इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओनर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस, है ना, ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, पूंजी लगाता है, एंड दस आर एक्सपोज टू मैक्सिमम रिस्क। ऑनर ही वो व्यक्ति है जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है और सारा बिजनेस का रिस्क बियर करता है। नेचुरली दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस बिसाइड द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल। तो ये तो एकदम सिंपल सा बात है कि भैया आप ऐसा सोचो, आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हो कि अपने मार्कशीट को देखने के लिए कि आपका मार्क्स कितना आया, आपका क्लास में पोजीशन क्या है, फर्स्ट हुए, सेकंड हुए, कौन से सब्जेक्ट में आप कितना मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो आप ही ने किया अपने पढ़ाई में। तो उसी तरीके से भैया एक बिजनेस में एक ओनर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, सबसे ज्यादा रिस्क वही उठा रहा है, तो वो तो जानना चाहेगा कि उसके बिजनेस में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसका कैपिटल सेफ है कि नहीं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो सिंपल सा बात है, ओनर बिजनेस का जानना चाहेगा कि उसको बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, जो उसको कहां से मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अच्छा, मैनेजमेंट क्या जानना चाहता है, मैनेजमेंट नीड इंफॉर्मेशन टू रिव्यू द फर्म शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, long term solvency position, effective utilization of resource, profitability in relation to turnover or investment, and decide upon the course of action to be taken in future। अब सोचो हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अकाउंटिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि मैनेजमेंट को कई सारा इंफॉर्मेशन है जो हमको प्रोवाइड करना है। क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, वो हमारे बिजनेस के शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को जज करता है। अब ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या है कि मान लीजिए हमारा बिजनेस है जो कई सारे लोगों से उधार में माल परचेज किया हुआ है। ठीक है, उधार में माल परचेज किया हुआ है, तो हमारे बिजनेस को टाइम पर उनको पेमेंट करना है। हम लोग कई सारे लोगों से मान लीजिए बैंक से लोन लेकर के रखे, तो हम उनको लोन का रीपेमेंट करना, उनको ब्याज चुकाना है। ठीक है, तो हमारा मैनेजमेंट रिव्यू करता है इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कि हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसा है, कि क्या हम अपने करंट लायबिलिटीज को, वो लायबिलिटी जिनका 12 मंथ्स के अंदर में पेमेंट करना है, तो क्या हम अपने करंट लायबिलिटीज को टाइम पर पे कर पाएंगे कि नहीं, क्या हम अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को टाइम पर पे कर पाएंगे कि नहीं, क्या हमारा बिजनेस जो भी रिसोर्सेज है उसका इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहा है कि नहीं, क्या हम लोग के बिजनेस में जो टर्नओवर हो रहा है उसके हिसाब से प्रॉफिट सही है कि नहीं, हम लोग बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किए उसके हिसाब से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो ये सारा चीज मैनेजमेंट क्या करता है, इंफॉर्मेशन के बेसिस पर देखता है और फिर फ्यूचर के लिए क्या करता है, प्लान बनाता है। Employees and workers क्या जानना चाहेंगे, employees are interested in information about the stability and profitability of the employer। employees भी जानना चाहेंगे कि मालिक क्या कमा रहा है ना।
मालिक क्या कमा रहा है, और उन जिस बिजनेस में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो देखना चाहेगा कि वो बिजनेस जो है वो फ्यूचर में सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो भैया नौकरी भी हाथ से चला जाएगा। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन विच इनेबल्स देम टू असेस द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू पे रेमुनरेशन, है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड टू प्रोवाइड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो एम्प्लॉय जानना चाहेगा कि भैया वो जिस कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो भैया एम्प्लॉय का भी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा, जॉब सिक्योर रहेगा। एक्सटर्नल यूजर्स, ये बाहर वाले लोग हैं, ठीक है, जो वेट करते हैं एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का। एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आते हैं? क्रिएटर्स हो गए। क्रिएटर आर दोज पार्टीज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट, मतलब जिन लोग से हम उधार में माल या किसी तरह का कोई सर्विस परचेस करते हैं उनको हम अपने बिजनेस का क्या मानते हैं? क्रिएटर, या सिंपल लैंग्वेज में सप्लायर कह लो। क्रिएटर नीड इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन वेदर देयर ड्यूज विल बी पेड व्हेन ड्यू एंड वेदर दे शुड एक्सटेंड, मेंटेन और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एंटरप्राइज। यानी कि हम लोग जिनसे उधार में माल परचेस कर रहे हैं या उधार में किसी तरह का कोई सर्विस लेकर के आ रहे हैं तो वो तो जानना चाहेंगे कि नहीं हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज अगर हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो इनका मतलब उनका भी पैसा सेफ है, हम उन लोगों को भी पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे बिजनेस लॉस में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, तो हो सकता है कि उनका पेमेंट भी हम रोक देंगे। ठीक है, सिमिलरली बैंक का भी वही है, बैंक से हम लोग लोन लेकर के आए तो बैंक वाले को चिंता सता रहा है कि हम उनका प्रिंसिपल, जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट चुकाएंगे कि नहीं, और टाइम टू टाइम हम उनको इंटरेस्ट पे करेंगे कि नहीं, तो ये भी हमारे में नजर लगाए रखते हैं ना, वेट करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने का, ताकि वो लोग भी जज कर पाए कि हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो बैंक का मैनेजर भी टेंशन फ्री रहेगा कि हाँ भैया टाइम पर पेमेंट हो जाएगा। टैक्स ऑथोरिटीज, ठीक है, अब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना है, तो टैक्स ऑथोरिटी भी जानना चाहेगी कि हमारा बिजनेस क्या प्रॉफिट कमा रहा है और ये अपना टैक्स लायबिलिटी को प्रॉपर्ली तरीके से चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है। कस्टमर भी जानना चाहेंगे कि वो जिस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो जिस बिजनेस से मतलब जुड़े हुए कनेक्टेड है, जहां से माल परचेस कर रहे हैं, तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर परचेज किए हो तो आप जानना चाहोगे कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप फर्दर डिसाइड करोगे कि उस कंपनी में हमको शेयर को होल्ड करके रखना है कि और शेयर परचेज करना है, या शेयर को बेच करके निकल लेना। ठीक है, तो ये सब थे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो हर यूजर का अपना अपना नीड है, उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, यूजर्स के बाद है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज, दैट इज प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। एक तो हम लोग अकाउंटिंग करके ये इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। दूसरा, हम लोग को अकाउंटिंग से कौन सा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एक तो अपने बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और एक दूसरा हम लोग को बिजनेस का अपना फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द लिक्विडिटी, इंफॉर्मेशन अबाउट द लिक्विडिटी ऑफ द एंटरप्राइज, दैट इज कैपेसिटी टू पे द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम लोग करंट लायबिलिटीज कहते हैं। करंट लायबिलिटीज मींस वो लायबिलिटी जिनका हमको पेमेंट करना है विद इन 12 मंथ। ठीक है, तो हम लोग को ये सब इंफॉर्मेशन पता चलता है कि हम लोग अपने करंट लायबिलिटीज को टाइम पर पे कर पाएंगे कि नहीं, हमारा परफॉर्मेंस क्या है, हमारा पोजीशन क्या है। इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉल्वेंसी, इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मींस कैपेसिटी टू पे द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं, मतलब वो लायबिलिटी जिनका पेमेंट करना है आफ्टर 12 मंथ्स। ठीक है, वो लायबिलिटी जिनका पेमेंट करना है आफ्टर 12 मंथ्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोई बैंक से लोन लिए, अगर हम लोग कोई बैंक से लोन लिए है 3 इयर्स के लिए, तो ये हमारा कौन सा लायबिलिटी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब कि नॉन करंट लायबिलिटी। तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को टाइम पर पे कर पाएंगे कि नहीं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को टाइम पर पे कर पाएंगे कि नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज, कैश फ्लो, कितना कैश आया, कितना कैश गया। Information about cash flow, it is of immense use as many decisions such as payment of liability, payment of dividend and expansion of business etc are based on availability of cash। आपके बिजनेस के कई सारे डिसीजन आपके कैश पर डिपेंड करते हैं। आपका कैश का पोजीशन अगर सही होगा तभी तो आप अपने लायबिलिटी को टाइम पर पे कर पाओगे। आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है एज अ डिविडेंड। तो कंपनी डिविडेंड तो तभी बांटेगी जब कंपनी के पास हाथ में कैश होगा। तो कंपनी का कैश का फ्लो का पोजीशन कंपनी को कई सारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। लायबिलिटी का पेमेंट टाइम पर करना है, डिविडेंड का पेमेंट करना है, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना है तो कहीं प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, ये सब डिसीजन किस पर डिपेंड करता है, कैश के अवेलेबिलिटी पर। तो ये सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस, अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना, अपने बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशन जानना, अपने बिजनेस का सॉल्वेंसी पोजीशन जानना और अपने बिजनेस का कैश फ्लो पोजीशन जानना। ठीक है,
इसके बाद है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे होगे, आप अपने यूजर्स लोग को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे आप उसको अपने बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता रहे हो, फाइनेंशियल पोजीशन बता रहे हो, आप उसको अपना लिक्विडिटी पोजीशन बता रहे हो, सॉल्वेंसी पोजीशन बता रहे हो, या कैश फ्लो का पोजीशन बता रहे हो, उन सब में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल से जो मार्कशीट मिल रहा है, तो मार्कशीट का क्वालिटी क्या होना चाहिए, आप ऐसा समझ लो मार्कशीट का क्वालिटी क्या होना चाहिए। मार्कशीट सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए कि समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। Accounting information is useful only when it is understandable. The accounting information must be presented in such a manner that the users can easily understand it, and to make it understandable, and information should be presented in simple terms and form. ठीक है, यानी सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करोगे वो कैसा होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो सिंपल टर्म्स होना चाहिए, सिंपल फॉर्म मतलब डिजाइन सिंपल होना चाहिए, फॉर्मेट वगैरह सिंपल होना चाहिए, और सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करना है। दूसरा इंफॉर्मेशन का क्वालिटी क्या होना चाहिए कि वो रेलिवेंस होना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर्स, यूजर्स के लिए रेलिवेंट होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ इट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन तभी रेलिवेंट होगा जब सामने वाले के वो डिसीजन लेने में हेल्प करे। कोई भी इंफॉर्मेशन आप जो प्रोवाइड कर रहे हो यूजर को, वो उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प ही नहीं कर रहा तो उनके लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, मतलब वो मांग रहा है आम, आप उसको दे रहे हो इमली, तो कोई काम का नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, सिंपल टर्म्स में होना चाहिए, सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, वो उसके लिए रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट मतलब जिससे वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। इंफॉर्मेशन क्या हो, कंपेरेबल हो। Comparativity means that the user should be able to compare the accounting information of an enterprise of the period either with that of other period known as intra-firm comparison or with the accounting information of other enterprise known as inter-firm comparison। अब देखो, आप उसको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो इस तरह से होना चाहिए कि वो उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर करे, किसके साथ कंपेयर कर सके। जैसे वो आपके बिजनेस के इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे बिजनेस के परफॉर्मेंस के साथ क्या करे, कंपेयर करके अपना जजमेंट लेके भैया इस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए कि इस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, या वो आपके ही इंफॉर्मेशन को, जैसे आप उसको सपोज करो 2020 का प्रॉफिट लॉस का डाटा बता रहे हो, तो वो आपके इंफॉर्मेशन को आपके पिछले साल के परफॉर्मेंस के साथ क्या करे, कंपेयर करके देखे कि भैया आपका कंपनी प्रोग्रेस कर रहा है कि आपका कंपनी नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन का क्वालिटी कैसा होना चाहिए कि वो कंपेरेबल होना चाहिए। फिर रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके, मतलब गलत इंफॉर्मेशन आप उसको प्रोवाइड नहीं करो। जैसे अपने देखे थे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग किया जाता है, तो भैया आप अगर विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो तब तो वहां पर इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होगा। एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिलायबल व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम द मटेरियल एरर, उसमें कोई बड़ा गलती नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह का पर्सनल बायसनेस, पक्षपात नहीं होना चाहिए, so that it can be independently verified। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, भरोसे किए जाना चाहिए। इसके बाद आई थिंक ये टॉपिक हम लोग का बच गया, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और एक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पहले ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देखो, तीन तरह का ब्रांचेस अकाउंटिंग में। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी आप जो सीख रहे हो क्लास 11 12 में, ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या सीखोगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद अ व्यू टू प्रिपेयर ट्रेडिंग, विद अ व्यू टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मींस आप जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे जिससे आपको बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा और बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, यही मेन होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बस मतलब कि प्रॉफिट और लॉस जानना। It determines profit earned or loss incurred during an accounting period, usually a year, and the financial position on the date when the accounting period ends। यानी अभी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करोगे, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना सीखोगे। एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इट इज जनरली अडॉप्टेड इन द बिजनेस इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। यानी कोई भी बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है वो अपने बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग का काम करता है। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू ascertain the cost of production
to enable the management to fix the price of the product and to ensure cost reduction। अब ऐसे समझो, एक कंपनी है जो ये पेन मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, एक कंपनी है जो ये पेन मैन्युफैक्चर करती है, तो ये पेन का मार्केट में वो कितना प्राइस कोट करेगी वो डिपेंड करता है कि सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि पेन कितने में बन करके तैयार हुआ। फॉर एग्जांपल हम मार्केट में कोट कर दिए पेन 20 रुपए का हम सेल करेंगे और इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में 25 रुपए का कॉस्ट आ गया, तो कंपनी को तो 5 रुपए का लॉस हो जाएगा पर प्रोडक्ट पर। इसलिए कंपनी सबसे पहले क्या करती है, इसका कॉस्ट का अकाउंटिंग करती है, मतलब इसको बनाने में कितने रुपए का लागत लगा, एक एक रुपए का हिसाब रखती है। तब जाकर कंपनी को पता चलता है कि भैया अगर ये प्रोडक्ट सपोज करो मान लीजिए बन करके तैयार हो 15 रुपए में और कंपनी 5 रुपए का पर पेन के ऊपर प्रॉफिट कमाना चाहती है, तब कंपनी मार्केट में इसको 20 रुपए का सेलिंग प्राइस में लॉन्च करेगी। तो कंपनी को हर प्रोडक्ट का सबसे पहले क्या करना होता है, कॉस्ट का हिसाब रखना होता है, उसी के लिए बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर अकाउंटिंग बेसिकली मतलब किनके लिए किया जा रहा है, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। मैनेजमेंट को कई सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है बिजनेस का, ताकि वो बिजनेस के लिए अच्छा पॉलिसीज बना सके, बिजनेस के फाइनेंशियल मैटर्स वगैरह को जो भी है वो कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो उनके लिए कई सारे इन्फॉर्मेशन का जरूरत होता है मैनेजमेंट को, लाइक बिजनेस का कैश पोजीशन क्या है, बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, ये सब पता होना चाहिए मैनेजमेंट को। द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट मे बी रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन, यानी सिंपल मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, प्रोडक्ट के कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हम अपने बिजनेस के दोनों एस्पेक्ट, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये क्या होता है समझो, हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, एक एस्पेक्ट को कहते हैं डेबिट एस्पेक्ट और एक को कहते हैं क्रेडिट एस्पेक्ट। ऐसा समझ लो आपके बिजनेस में अगर कोई चीज आ रहा है तो आपके बिजनेस से उतना ही कोई चीज जा भी रहा होगा, अगर एक को फायदा हो रहा होगा तो एक को नुकसान हो रहा होगा, एक देने वाला होगा तो पक्का एक लेने वाला होगा। उसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट माना जाता है, एक डेबिट एस्पेक्ट होता है और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है, और हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, मींस हर एक ट्रांजैक्शन का हम लोग कंप्लीट रिकॉर्ड करते हैं। In this system, one aspect is debited and the other aspect is credited following the rules of debit and credit. In fact, आप अपने बुक का फ्रंट पेज देखोगे, कवर पेज देखोगे तो वहां पर यही लिखा हुआ है डबल एंट्री बुक कीपिंग, मींस आप जो भी पूरा अकाउंटिंग करना सीखोगे वो कौन सा सिस्टम सीखोगे, डबल एंट्री सिस्टम सीखोगे। इसमें खासियत क्या है कि जो टोटल होगा डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम लोग एक साइंटिफिक सिस्टम मानते हैं एंड इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो ये थ्योरी को आप एक बार दोबारा से पढ़ लेना, जब आप प्रैक्टिकली अकाउंट समझना स्टार्ट करोगे तब जाकर के यहाँ पर ये थ्योरी पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद एक सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, या इसको बोलते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये हम लोग को अलग से पढ़ना है चैप्टर नंबर 20 में, ये पूरा चैप्टर ही एक छोटा सा चैप्टर नंबर 20 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब छोटे मोटे बिजनेसमैन जिनको अकाउंट्स का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो वो क्या फॉलो करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। बस एक बार रीड कर लो इसको भी, प्लेन रीडिंग। इट मे बी डिफाइंड एज एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते डबल एंट्री बेसिस पर। इन सम ट्रांजेक्शन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, व्हाइल इन अदर either one aspect is recorded or not recorded at all। मतलब जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है उनके तो दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसी का सिर्फ डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, किसी का सिर्फ क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है। कुछ ट्रांजैक्शंस को हम लोग बिजनेस में इग्नोर कर देते हैं, मींस आधा अधूरा काम कर रहे हो आप। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट ओनली पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब अपने कस्टमर का, अपने सप्लायर का हिसाब रखते हैं, और एक कैश बुक मेंटेन करते हैं, कितना कैश आया कितना कैश गया उसको रिकॉर्ड करने के लिए। सिंस ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर डबल एंट्री प्रिंसिपल, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। एज अ रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं, प्रिपेयर तो अपने करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करके भी हम लोग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बना देते हैं, ठीक है। द अकाउंट मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक एंड देयरफॉर नॉट रिलायबल। हाँ, सिंगल एंट्री सिस्टम पर अगर आप काम कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो तो वो रिलायबल नहीं माना जाता है, और कोर्ट में भी इसको एज एविडेंस के तौर पर यूज नहीं किया जाता है। दिस सिस्टम इज हाउएवर फॉलोड बाय स्मॉल बिजनेसमैन फर्म एज इट इज वेरी सिंपल एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो ये थ्योरी पर उतना आपको ज्यादा जोर देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको ये सारा चीज रिपीट होगा आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स है। जैसे अब चैप्टर नंबर 20 में तो आपको जाकर के पूरा सिंगल एंट्री सिस्टम सीखना है। ये तो आप पूरा अकाउंट जो आप सीख रहे हो वो एक्चुअली में डबल एंट्री सिस्टम ही सीख रहे हो, आगे चल करके डेबिट क्रेडिट सब कुछ सीखोगे, ठीक है।
तो ये चैप्टर में बस इतना ही था, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को वहां पर भी डाउट पूछ सकते हो, मेरा नंबर दिया रहेगा, वहां पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल करके जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो। अगर ये नोट चाहिए होगा तो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, ये PDF में मैं अपना ये नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।